Hello everyone and welcome to Karlo Baat. As you know, Karlo Baat is our quest to ease difficult topics for you. So here I, Sujay Dikshit, again welcoming you all with another video. See, इस बार क्या हुआ, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और एक्चुअली ऐसा होता है कि whenever in the class मैं जब पढ़ा भी रहा होता हूँ ना, या हमेशा ही क्लैट के एग्जाम के पहले भी ना, मेरे को इस तरीके की रिक्वेस्ट बहुत आती है रिगार्डिंग द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो आई डिसाइडेड टू शूट वन वीडियो फॉर ऑल कि भाई एक ये वीडियो मैं शूट कर ही डालूं ताकि टाइम एंड अगेन जब भी इस तरीके का डाउट किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आए तो वो मेरी ये वीडियो देख ले और ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है? अब देखो इस वीडियो में हमें करना क्या है, हम यह देखेंगे कि हम एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको किस तरीके से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां कह रहा हूं, जो मेन चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ते हैं तब भी हम कुछ मेन कॉन्सेप्चुअलिटीज देखते हैं, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जैसे वॉइड एग्रीमेंट हो गया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो देखो यहां क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट, यहां क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट, यहां भी क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट, और यहां भी क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और यहां क्या बोला, एग्रीमेंट। तो इसका मतलब देखिए, अगर अपन ने बात करी ना वॉइड एग्रीमेंट, तो देखो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा होगा एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ में कभी भी एनफोर्सिएबल है ही नहीं, ठीक है? और जबकि अगर अपन यहां पर देखें, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को देखो तो कैसे बोलेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट्स विच सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड। तो ये अंतर यहीं पर समझ में आना चाहिए कि एक एग्रीमेंट है जो कानून के द्वारा एनफोर्सिएबल ही नहीं है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? तो मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट तो लिख ही नहीं सकता, है ना? तो यानी दो लोगों के बीच एग्रीमेंट तो हो सकता है, मान लो आप और मैं आज किसी भी बात पे एग्री कर सकते हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि अपने जिस बात पे एग्री किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उस बात पे एग्री कर जाए, क्योंकि जब हमारा एग्रीमेंट अबाइड करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तभी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज तो वो एक एग्रीमेंट ही रहेगा, है ना? दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं, जैसे तो अभी अपन पहले इसको एक एक करके ले रहे हैं, जैसे वॉइड एग्रीमेंट को अपन ने लिया तो क्या, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अच्छा, तो दूसरा पॉइंट क्या, अच्छा चलो ठीक है, आपने वॉइड एग्रीमेंट बोला, तो ऐसे वॉइड एग्रीमेंट की बेसिक स्थिति क्या होगी? तो हमने कहा कि ऐसे एग्रीमेंट की बेसिक स्थिति होगी कि हम ऐसे एग्रीमेंट को बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो। आप समझते हो वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? जीरो और नल फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट विद इनकम्पिटेंट पर्सन, तो इनकम्पिटेंट कौन हो गया? जैसे लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, है ना? या फिर क्या, कैसे कह दिया अपन ने कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु इज सेंटेंस्ड, है ना, जिसको कि कोई जेल वगैरह हो रखी है ना, या हु इज क्रिमिनली चार्ज, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट करना वो सब इनकम्पिटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, और इनकम्पिटेंट कौन होगा? जैसे एलियन एनिमी हो गया अपना, है ना? एलियन एनिमी कौन है? जिसकी कंट्री के साथ ऑफिशियली हमारी कंट्री वॉर पर है। और क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल इनकम्पिटेंट पर्सन्स में कौन कौन आ जाएगा? इनकम्पिटेंट में और भी आ जाएंगे, जैसे जो है इंसॉल्वेंट व्यक्ति आ गया, तो वो भी एक इनकम्पिटेंट में आ गया, है ना, इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये यानी एक आपको एक एग्जांपल देने के लिए है कि ये इनकम्पिटेंट लोग होते कौन कौन है, राइट? तो देखो, तो सबसे पहले तो अपन ने चलो यहां पर एक वॉइड एग्रीमेंट को समझ लिया कि भाई ये एक वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है? अब अपन आते हैं इधर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट विच सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड ड्यू टू द रीजंस लाइक। तो यानी पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। कारण क्या है? कारण ये है, पहला, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। अब ये देखो, अगर इनिशियली ही कोई चीज इलीगल होती तो हम उसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते ना, लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो चीज इलीगल नहीं थी, लेकिन अब वो चीज इलीगल हो गई है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम स्टेट ऑफ राजस्थान में लीकर सेल अलाउड है ना, पर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था लीकर को खरीदने और बेचने का, वो चल गया कॉन्ट्रैक्ट, उस समय वैलिड था वो, लेकिन सपोज गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि अब लीकर की सेल और परचेज जो है वो दोनों ही एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएंगी। जब ऐसा बोला तो आ गई ना सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। तो ऐसे में जो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज मैंने तुम्हें कुछ पैसा दे रखा और तुम्हें मुझे कुछ लीकर सप्लाई करनी थी, तो हो गया ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया ना,
ये वही बात कह रहा है। तो क्या हुआ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई। अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोरोना आ गया, है ना, कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया, तो उसके पहले अपने किया गया कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें तुम्हें कोई चीज मुझे लेट से सप्लाई करनी थी, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो पॉसिबल है ही नहीं कि तुम मुझे उस टाइम पीरियड में वो सप्लाई कर दो, तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अपने आप आ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड हो जाता है। सिमिलरली रेप्यूडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे अब मैं यहां से एक बार जरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ताकि अपन इस पॉइंट पर आ पाए। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो वॉइड एबल है ये, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, ठीक है, कि इनको वैलिड मानो जब तक कि कोर्ट ना इनको वॉइड डिक्लेयर ना कर दे। तो यानी अगर मैं कोर्ट में जाऊं ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नेचर का होगा, लेकिन वॉइड कभी भी होगा ही नहीं, है ना। तो अपन देखते, देखो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्योंकि अभी तो वॉइड एबल है यानी वैलिड है, तो एनफोर्सिबल बाय लॉ तो होगा ही, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, लेकिन मैं आपके किए हुए फ्रॉड को जानते हुए भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना चाहता हूं, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाना चाहता हूं। तो इट इज दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ठीक है, एट द ऑप्शन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। तो यानी अब ये क्या है, मेरे ऑप्शन पर एनफोर्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर मैं चाहूं तो कोर्ट में जाके इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता हूं, और नहीं चाहूं तो ये वैलिड है ना। लेकिन नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी का मतलब है कि जो दूसरी पार्टी है, जैसे आप हो, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो आपके पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हमेशा ही वैलिड रहने वाला है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे इसके एग्जांपल देखो, कैन बी रेसिडेड बाय द एग्रीव पार्टी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं चाहूं तो इसको रेसिड कर दूं। रेसिड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाना बाय द कोर्ट। अंटिल रेसिशन इट रिमेन्स वैलिड, इसलिए मैंने एट द फर्स्ट प्लेस इसको बोला था वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, है ना। इफ नॉट रेसिडेड कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स एनफोर्सिएबल, अगर मैं इसको रेसिड नहीं करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, एनफोर्सिएबल रहेगा। ये अपन ने ऑलरेडी बात की थी। रेसिडिंग पार्टी मस्ट रिस्टोर बेनिफिट्स एनी डिराइव फ्रॉम दी अदर पार्टी, अगर मैं अब इसको रेसिड करूं, और सोचिए इस दो आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन जो भी बेनिफिट्स मैंने डिराइव किए थे अपनी डील से वो भी मुझे लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, तुमने मुझे असली बता के फर्स्ट कॉपी दे दी थी किसी भी प्रोडक्ट की, तो कुछ मिला ही ना, प्रोडक्ट तो लिया ही ना मैंने, भले ही तुम्हें पैसे दिए थे, तो अब तुम वो पैसे मुझे लौटाओगे तो मुझे भी वो जो बेनिफिट है, वो प्रोडक्ट है, वो तुम्हें लौटाना होगा। तो ये बात ये वहां पर कह रहा है वॉइडेबल की। तो यहां देखो रेप्यूडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोर्ट जाकर उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट यानी रेसिड करवा दूं, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। अगला क्या, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स इंपॉसिबल। सी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर बेस्ड अपॉन अ कंडीशन, है ना। और सब कंडीशन कौन सी है, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना। तो सब्सिक्वेंट वो कंडीशन इंपॉसिबल कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो शिप है, इफ दिस शिप डजंट रिटर्न आई विल पे यू 2 lakhs, है ना। अब एक चीज समझो, ये क्या बोल रहे हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबिलिटी कब की होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, है ना, कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं लेट्स से इफ x विल टर्न 18 आई विल थ्रो अ पार्टी। तो x जब 18 का होगा, आज लेट्स से x 16 का है ना। अब कोई कहेगा सर क्यों, डेफिनेटली x तो 18 का होगा ही होगा, बट लाइफ इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन, लेट अस से x डाइड एट द एज ऑफ 17। तो मैंने जो वादा किया कि आई विल थ्रो अ पार्टी इफ यू विल टर्न 18, तो 18 का तो वो हुआ ही नहीं, वो तो 17 पे ही उसकी डेथ हो गई है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही इंपॉसिबल हो गया ना। तो जब ये इंपॉसिबल हो गया तो ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई गेस अब ये सबको समझ में आ गया होगा ये इसका मतलब क्या होता है ना। तो हमने एक वॉइड एग्रीमेंट को समझ लिया, हमने एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया। अब अपन आते हैं अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट पर। दो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा रेयर होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में इस पे बात नहीं हो सकती। हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो हम आंसर कर देंगे। तो यहां क्या बात हो रही है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्चुअली वैलिड, मतलब वैसे इसमें सारी कुछ चीजें सही होती हैं, बट कांट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू द टेक्निकल डिफेक्ट्स। एनफोर्सिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं। अब टेक्निकल डिफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं,
है ना, कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी जमा नहीं कराई थी। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे कि मान लो मकान है, मकान खरीदा है, फ्लैट खरीदा, तो उसके रजिस्ट्रेशन तो लीगलाइज्ड ही होगा ना, मतलब वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री होगी बाकायदा। अब हमने मान लो एक सादे कागज पे एग्रीमेंट कर लिया, तो वैसे तो सारी बातें सही है, पैसा दिया है जो वैलिड दिया है, पार्टीज वैलिड है, जो बेच रहा है वो मालिक है, खरीदने वाला है उसने भी बाकायदा पूरा मतलब हर के साइन वाइन सब कुछ किया, लेकिन उसमें टेक्निकल डिफेक्ट हो गया ना भाई। तो सब कुछ सही होते हुए भी उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। पॉइंट ये होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। तो हमने अब अनएनफोर्सेबल भी देख लिया, हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा ही था, तो लास्ट अपनी इस लिस्ट में बचता है अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करना एक बेईमानी होगी, क्योंकि आप समझो तो सही, अ कॉन्ट्रैक्ट हुज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब एम, ऑब्जेक्टिव, है ना, और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए मैंने क्या बताया था, एन एक्ट that should have some value, an act that have some value in the eyes of law। तो consideration का मतलब value in the eyes of law, इसका मतलब whatever the cost paid, whatever the services done in lieu of this, है ना, जो भी हमने किया हो, तो consideration है ना, ये एक्चुअली लॉफुल है, वो मतलब अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल कैसे हो सकता है, मैंने वाई को 5 लाख रुपए दिए हैं कि वो एक्स को मार दे, मर्डर कर दे एक्स का, तो टेक्निकली ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो गया, क्योंकि इसका एम क्या है, किसी को मरवाना, है ना। टेररिस्ट अटैक के लिए फंडिंग करी है किसी ने, अब करी है, अब मान लो किसी ने टेररिस्ट को फंड किया और टेररिस्ट ने अटैक ही नहीं करा, तो क्या वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू करके रिकवर कर सकता है अमाउंट को, आंसर होगा बिल्कुल नहीं कर सकता वो, है ना। तो यही यहां बात हो रही है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, देखो कहने को इसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है पर नाम सही नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी वर्ड क्या यूज होगा, वॉइड एब इनिशियो, जीरो और नल फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो आप इलीगल एग्रीमेंट भी बोल दोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। कोलेटरल ट्रांजैक्शंस आर आल्सो इलीगल एंड वॉइड, यानी इनके रिगार्डिंग किए जाने वाले जो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो भी इलीगल और वॉइड होते हैं। अब यहां पर मैं समझाऊंगा कि कोलेटरल ट्रांजैक्शंस होते क्या है, ठीक है। कोलेटरल ट्रांजैक्शन मेन ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए किए जाते हैं। जैसे सपोज मैंने फ्लैट खरीदा 50 लाख का, तो उसमें मैंने 25 लाख का लोन HDFC बैंक से लिया, 25 लाख मैंने अपनी जेब से दे दिए, तो 25 लाख प्लस 25 लाख इज इक्वल टू 50 लाख। तो ये कोलेटरल क्या था भाई, इसमें कोलेटरल क्या है, कोलेटरल है मेरे एग्रीमेंट HDFC से, जिसमें HDFC ने मुझे 25 लाख रुपए लोन दिए ताकि मैं मेन एग्रीमेंट यानी मकान को खरीद सकता था, पर ये तो डील वैलिड थी। अब सपोज यही अगर मेरे को किसी का मर्डर करवाना हो और मैं उसके लिए पैसे पे कर रहा हूं 20 लाख, जिसमें 10 लाख रुपए मैंने मान लो आप ही से उधार लिए है और ये बता के लिए है कि मैं उसका मर्डर कराना चाहता हूं, इसलिए तुमने मुझे लोन दे दिया पैसे का, तो ये जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ये भी क्या है, इलीगल और वॉइड है, जीरो है, ठीक है। आगे आते, अच्छा अब मान लो इसमें तुम आर्गुमेंट दो, नहीं हमारा तो धंधा ही जो है, हमारा तो बिजनेस ही जो है वो पैसा ऐसे दो लोगों को जैसे परसेंटेज पर, ब्याज पर पैसे देने का हमारा बिजनेस है, तब भी बात जो है वो इलीगल और वॉइड होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वही सेम बात होगी, एक्स एग्रीज टू पे वाई 1 लाख इफ ही किल्स जेड, एक्स बोरोज लेट्स से 1 लाख फ्रॉम पी हु नोज द पर्पस। अब उसको पर्पस पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्लैट में बहुत आते हैं और ये ध्यान रखने वाली बात है, इनके आंसर देने के लिए तभी सही होते हैं। हियर द मेन कॉन्ट्रैक्ट एंड द कोलेटरल ट्रांजैक्शंस बोथ आर इलीगल एंड वॉइड, ठीक है। सो सी विद दिस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो and I think now each and every doubt regarding this conceptuality has been taken care of, right? एंड फर्दर मोर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने पहले भी कर लो बात के पिछले सेशन में जो है, पिछले सीजन में जो है सब काफी सारी बात मैंने करी थी, उसी तरह से इस सीजन में मैं उसी के कंटिन्यूएशन में नई वीडियोस बनाऊंगा। तो कोई भी बात है तो पहले उन सारी वीडियोस को भी आप देखिए और नई वीडियोस को भी आप देखिए, ऑल टुगेदर इट विल हेल्प यू इन दी जर्नी टू कॉन्कर क्लैट। थैंक यू सो मच।